नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली बात होती है कि कुषाण राजवंश। अब कुषाण राजवंश की बात हम देखते हैं तो कुषाण को विदेशी माना जाता है। भारत में हिंद यूनानी, पहलव, कुषाण, शक, हूण जैसे कई विदेशी आए। विदेशी तत्वों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत भूमि को विजित करने की कोशिश की और इसी में यहाँ की संस्कृति में यहाँ के होकर के रह गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, उन्हीं में से एक जाति मानी जाती थी कुषाण। कुषाण विदेशी थे और इनके बारे में इतिहास में कोई निश्चित तो नहीं है, बट ऐसा मानते हैं कि मध्य एशिया, ये मध्य एशिया के कानसू प्रांत के रहने वाले थे। कौन से प्रांत के? कानसू प्रांत के निवासी थे और इनकी जाति है वो युची कबीले के थे और तोखरी जाति के थे। ऐसी जानकारी में प्राप्त होती है और पहलवों के बाद कुषाण वो भारत में आए थे। कहते हैं कि युची कबीले द्वारा इनको वहां से खदेड़ दिया गया था और खदेड़ने के कारण वे भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि उस समय में युची कबीला जो था, ये युची कबीला 5 कुलों में बंटा हुआ था। कितने कुलों में? 5 कुलों में। और उनमें से एक कुल कौन सा था? कुषाण। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कुषाणों की उत्पत्ति तो आपको लिखना है कि कुषाण चीन के युची कबीले की तोखरी जाति के थे। ठीक है, और इनका मूल निवास स्थान चीन का कानसू प्रांत, कानसू प्रांत माना जाता है। पहलवों के बाद, पहलव राजवंश के बाद भारत में आने वाले विदेशी राजवंश के शासक क्या कहलाते थे? कुषाण। ठीक, कुषाण को युची जाति के 5 कुलों में से एक कुल माना जाता है। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस। ठीक, उसके बाद भीम कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद में भीम कड़फिसेस, जिन्होंने सोने के सिक्के पहली बार कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए। और उसके बाद महन आता है अपने शासक। कुषाण वंश का मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट। कनिष्क कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक और कनिष्क के काल में भारत में कुषाणों की समृद्धि, वैभव, कुषाणों की ताकत, कुषाणों का साम्राज्य, बौद्ध धर्म आदि का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था। कुषाण कालों में शासकों में कनिष्क का काल काफी आदर से देखा जाता है। कनिष्क का शासन काल अपन मान सकते हैं 78 ईस्वी से 101 से 102 ईस्वी के मध्य। ये कनिष्क का काल माना जाता है। कनिष्क ने शासक बनते ही, कनिष्क ने शासक बनते ही 78 ईस्वी में 78
ईस्वी में उन्होंने शक संवत चलाया था, और शक संवत है उसे भारत सरकार द्वारा आज भी मान्यता दी गई है या राष्ट्रीय संवत स्वीकार किया गया है। शक संवत की शुरुआत है वो चैत्र मास से मानी जाती है, और इसकी एंडिंग फाल्गुन मास से मानी जाती है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से 12 महीने जो होते हैं, और उनमें सबसे लास्ट महीना है वो फाल्गुन माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कनिष्क की जो राजधानियां थी वो 2 थी। कनिष्क की पहली राजधानी तो पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। याद रखना, कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक तो पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत चलाया। याद रखना, संवत का नाम क्या है? शक। लेकिन इसको चलाने वाला राजवंश कुषाण और शासक कौन है? कनिष्क। याद रखना, शक संवत किसने चलाया था? तो आपको याद रहना चाहिए किसने चलाया था? शक संवत चलाने वाले हैं कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है, फिर देखिए कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगतियां कितनी हुई थी? 4। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति है वो किसके काल में हुई थी? कुषाण शासक कनिष्क के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के काल में चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। इस बौद्ध संगति का आयोजन 6 माह तक चला। कितने माह तक चला था? 6 माह तक चला था। इस बौद्ध संगति में 500 बौद्ध भिक्षु व विद्वानों ने भाग लिया। 500 के आसपास बौद्ध भिक्षु व विद्वानों ने भाग लिया था। इस बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। अश्वघोष की प्रसिद्ध रचनाएं आपको याद ही है, बुद्ध चरित और सौभरानंद, ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म पर बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया। सभी धर्माचार्यों ने बौद्ध धर्म के बारे में अपने अपने मत प्रतिपादित किए थे, और वहां पर उन्होंने इस धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा था, जिसका नाम क्या था? महाविभास। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? महाविभास। कौन सी बौद्ध संगति में? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थी। इसमें महाविभास ग्रंथ की रचना हुई थी। हीनयान व महायान बौद्ध धर्म को हीनयान व महायान 2 वर्गों में विभक्त किया गया था। हीनयान और महायान, इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था महायान। हीनयानवादी है वे महात्मा बुद्ध को सामान्य इंसान मानते हुए उन्होंने माना कि महात्मा बुद्ध ने भी अपने कर्मों से ही श्रेष्ठता हासिल की। जबकि मायावादी है, ये इनकी नवीन शाखा थी। ये महात्मा बुद्ध को एक जन्मजात चमत्कारी और देवी पुरुष मानते,
और उनमें देवी सत्ता मानते थे। और देवी सत्ता मानते हुए उनका मानना था कि हम महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलकर अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण कर 4 आर्य सत्यों को समझकर हम बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। आने वाले समय में हीनयान की जगह महायान शाखा को सर्वाधिक शासकों ने अपनाया था और महायान शाखा का प्रभाव भी ज्यादा था। कनिष्क का साम्राज्य काफी विस्तार हुआ था। उन्होंने मध्य एशिया से लेकर वाराणसी तक का क्षेत्र जीत लिया था और उस पर अपना अधिकार है वो कर लिया था। कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, अत्यधिक सिक्के चले थे, लेकिन कम विशेष ने सोने के सबसे पहले कुषाण वंश में सिक्के चलाए थे और उसके बाद शुद्ध सोने के स्वर्ण सिक्के वो किसने चलाए थे? कनिष्क ने। कनिष्क ने जो सोने के सिक्के चलाए थे ना, वो 3 प्रकार के। एक सोने के सिक्के थे जिसमें यूनानी देवता सूर्य व चंद्रमा का चित्र था। दूसरा ईरानी देवता व अग्नि का चित्र था और तीसरा महात्मा बुद्ध का है वो चित्र था। अब ये जो 3 प्रकार के सिक्के थे, इनमें यूनानी देवता सूर्य वो चंद्र का चित्र, ईरानी देवता अग्नि का चित्र वाले सिक्के और तीसरे हैं वो बुद्ध के चित्र वाले सिक्के इन्होंने चलाए थे। इस तरह इनके काल के सिक्के काफी भव्य और प्रसिद्ध माने जाते हैं। कनिष्क के काल में 3 चित्र शैलियां, 3 मूर्ति शैलियां विकसित हुई थी, जिनमें गांधार शैली, अमरावती शैली और मथुरा शैली, इन 3 शैलियों का विकास हुआ था। गांधार शैली है, इसमें पश्चिमी शैली का प्रभाव ज्यादा था और मथुरा में कुषाण शासक कनिष्क की बिना सिर की यानी धड़ मूर्ति प्राप्त हुई है। उस मूर्ति का विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इसी तरह से अमरावती शैली भी प्रचलित हुई थी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार ने शक संवत को कब स्वीकार किया था या कब राष्ट्रीय संवत घोषित किया था। तो ये बोर्ड पे मैंने तारीख लिख दी है, तो आप याद कर लीजिए 22 मार्च 1957 को शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत बना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक संवत चलाया कब था? 78 ईस्वी में, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, उस समय उसने 78 ईस्वी में शक संवत है वो चलाया था। कनिष्क ने चीन के राजाओं के साथ युद्ध किए थे और पाचनाओं को पराजित किया था। कुषाण काल में राजाओं में देवीकरण की शुरुआत हुई थी। देवीकरण को अपन राजत्व मान सकते हैं, देवत्व मान सकते हैं, अर्थात राजा में ईश्वर का अंश होना। राजा शक्ति संपन्न व गुणों से युक्त माना जाता था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसे बौद्ध धर्म से जोड़ने में
सर्वाधिक जो योगदान है वो अश्वघोष व मातृचेट का था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में जोड़ना किसके प्रभाव से? अश्वघोष और मातृचेट नामक दो बौद्ध विद्वानों के प्रभाव से कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि कनिष्क को दूसरा अशोक क्यों कहा जाता है। कभी ये भी पूछते हैं कि सही मायने में कनिष्क बौद्ध धर्म का पोषक था। दोनों ही चीजें सामने आती हैं, तो ध्यान रखना, कनिष्क को दूसरा अशोक इसलिए कहा जाता है कि कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अत्यधिक फैलाया फुलाया था। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, जापान जैसे कई देशों में प्रचारित किया। बौद्ध धर्म के कई स्तूप बनवाए, कई विहारों का निर्माण करवाया और यहाँ तक कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाकर उसने बौद्ध धर्म के सच्चे पोषक का स्थान हासिल किया। और इन तमाम कारणों से अशोक को, इस तमाम कारणों से कनिष्क को भारत का दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अशोक की भांति कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का पालन किया था और कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे अश्वघोष, बहुत बड़े विद्वान। कनिष्क ने इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ सौदरानंद और बुद्धचरित्र। दूसरे थे महान आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक, जो कनिष्क के दरबार में थे। महर्षि चरक द्वारा आयुर्वेद से संबंधित चरक संहिता लिखी गई थी। इसी तरह से कनिष्क के दरबार में नागार्जुन जैसे कवि रहते थे, विद्वान रहते थे। नागार्जुन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। माध्यमिक सूत्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक की तरह कनिष्क ने भी नगर निर्माण में रचनात्मकता दिखाई थी और कनिष्क ने भी कश्मीर में बारामुल्ला के पास कानिशपोरा, जिसे कनिष्कपुर कहते हैं, नगर का निर्माण भी करवाया था। तो इस आधार पर हम समझ गए कि अशोक के दरबार में जैसे विद्वान थे, उससे भी कई गुना अच्छे बौद्ध धर्म से जुड़े व अन्य जो विद्वान हैं वो कनिष्क के दरबार में मिलते हैं। कनिष्क ने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी, जैसे पार्थिया व बैक्ट्रिया पर अधिकार। दूसरा, कश्मीर पर विजय। कनिष्क को कश्मीर पसंद था, उसने कश्मीर को जीता और कश्मीर में ही कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इसी तरह उज्जैन उस समय शक
शत्रचष्टन के दिन था। तो कनिष्क ने चष्टन को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया। इसके बाद मध्य एशिया, भारत का पश्चिम उत्तर का क्षेत्र भी विजित किया और पाटलिपुत्र पर विजय के दौरान महात्मा बुद्ध का काष्ठ भिक्षा पात्र, लकड़ी का बना भिक्षा पात्र और कवि अश्वघोषी ने पाटलिपुत्र से ही मिला था। इसके अलावा इन्होंने चीन पर आक्रमण किया और उस समय चीन के शासक थे होती और उनके सेनापति का नाम था पांचौ। कनिष्क ने चीनी शासक होती की पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। होती नाराज हुए और उन्होंने पांचौ के नेतृत्व में सेना भेजी। कनिष्क ने भी अपने सेनापति सी, कनिष्क के सेनापति कौन थे? सी के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन विपरीत परिस्थितियां, पर्वतीय इलाका, खराब मौसम, अत्यधिक ठंड, ऐसे तमाम कारणों के कारण कनिष्क विजित न हो सका। लेकिन चीनी यात्री वेलसांग का वर्णन देखें तो कनिष्क ने बाद में पुनः चीन पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस तरह कुषाण वंश में विशेष बौद्ध धर्म फला था और कनिष्क ने कुषाण वंश को बढ़ाने का प्रयास वो किया था। थैंक यू।